हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज आपका तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आज वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी क्या है बच्चों? वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लेकर जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए उसका एक सीरीज बनाया गया, एक सीरीज बन गया। उसी को हम लोग वर्नर सीरीज भी कहते हैं, वर्नर श्रेणी के नाम से वो जाना जाता है। और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वर्नर ने बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तरह की वैलेंसी होती है। किसकी? मेटल की। मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स shows two types of valencies, कि कोई भी मेटल जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स में दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एग्जाम में बच्चों ये पूछा जा सकता है कि किस कॉम्प्लेक्स की कितनी वैलेंसी है। वैलेंसी कितने टाइप की है? दो टाइप की, और वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैं एग्जांपल आपको दूंगा, इससे पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में बता दूं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं बच्चों बता चुका हूं। अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं तो वो क्या होती है? उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं आपको CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना बता चुका हूं। और किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितना भी उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो वेरिएबल होता है, बदल सकता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा नॉन वेरिएबल होती है, ये बदल नहीं सकती है। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा एनायन से सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, और एनायन कहां होंगे? प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन आर आयोनाइजेबल स्फीयर, वो बाहर होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग इसको कहते हैं बच्चों, और इसके बाहर जो होता है वो एनायंस होते हैं, और वहां पर उसको कहते हैं कि ये क्या होते हैं? आयोनाइजेबल स्फीयर होते हैं। तो सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो लिगेंड से सेटिस्फाइड होती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी एनायन से सेटिस्फाइड होती है। जो लिगेंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, लेकिन जो एनायन होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं। अब देखिए, ये जो पोर्शन होता है आयोनाइजेबल होता है, लेकिन ये नॉन आयोनाइजेबल है। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो कभी भी आयोनाइज नहीं होगा। और प्राइमरी वैलेंसी जो कि अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर है, स्फीयर के बाहर है, तो हमेशा आयोनाइजेबल होता है। आयनिक होता है तो नॉन डायरेक्शनल नेचर इसका होता है, यानी ये दिशा प्रदान नहीं करते। ठीक है, अदिशात्मक होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन ये डायरेक्शनल होते हैं। इनको हमेशा हम लोग डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन या थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये दोनों में डिफरेंस हो गया बच्चों। अब मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए इसको मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग बच्चों फाइंड करते हैं। ठीक है, नोट करिएगा इसको। तो बच्चों, आपका वर्नर थ्योरी में एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है CO। हमने कहा था ना कि वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को लेकर बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है COCl3.4NH3। इसको कॉम्प्लेक्स फार्मूला के फॉर्म में ऐसे लिखा गया। कॉम्प्लेक्स फार्मूला इसका देखिए, CONH3 होल 4Cl2 और स्फीयर के बाहर Cl है। अगर आप देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने नंबर ऑफ लिगेंड 4 और 2 6। इसका बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो कोबाल्ट को क्या मानेंगे? X प्लस
4 इंटू अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं 0, 2 इंटू Cl-1 और इस Cl का भी बच्चों -1, कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं तो 0 और सॉल्व करेंगे तो x = +3। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी को कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? कोऑर्डिनेशन नंबर। यहीं से क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर भी देखिए बना दिया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 है, तो 6 इसके बॉन्ड यहां पे दिखेंगे, बाकी 4 अमोनिया इससे जुड़ा हुआ है और 3 क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां चेक करिए 1 2 3 4 और ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, 7 इसमें क्यों दिख रहा है? 7 बॉन्ड इसमें आपको क्यों दिख रहा है बच्चों? क्योंकि इसमें Cl भी जुड़ा हुआ है। कितने Cl? 3 Cl हैं, जो कि डॉटेड लाइन से भी जुड़े हैं और थिक लाइन से भी जुड़े हैं। तो कितना डॉटेड लाइन इसमें शो कर रहा है? 1 2 3। तो ये क्या हो गई? इसकी प्राइमरी वैलेंसी। अब कितने सॉलिड लाइन है? सॉलिड लाइन चेक करिए। एक ये बच्चों आपका सॉलिड लाइन नहीं है, ये केवल थिक लाइन है। ठीक है ना? अब चेक करिए कितने सॉलिड लाइन है? 1 2 3 4 5 6, 6 सॉलिड लाइन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जरूरी नहीं है बच्चों कि हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, हम लोग कॉम्प्लेक्स के बेस पर ही बना सकते हैं। कितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? 6। इस तरीके से हम लोग वर्नर थ्योरी के द्वारा निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। बाकी इस कॉम्प्लेक्स का कलर वगैरह ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप कंपटीशन के बेस पे जब इसको पढ़ते हैं तो टू द पॉइंट ही पढ़ते हैं, क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, नोट करेंगे बच्चों इसको। बच्चों बात करते हैं हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के बारे में, समावयवता के बारे में बात करेंगे कि आइसोमेरिज्म किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये 2 तरह का आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़े होंगे बच्चों। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये 2 टाइप का रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, इसको आप हिंदी में कहते हो संरचनात्मक समावयवता, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको आप हिंदी में कहते हो बच्चों त्रिविम समावयवता। स्ट्रक्चरल में ये 4 टाइप, मेन यही 4 टाइप होते हैं, और भी 2 होते हैं लेकिन यही मेन 4 टाइप होते हैं। इसको आप लोगों को याद करना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड 1 ionization, hydrate isomerism, linkage or salt isomerism, coordination isomerism। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो इस तरीके से हमें 2 तरह का आइसोमेरिज्म पढ़ना है बच्चों। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको फिर हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्लो चार्ट आप लोग बना लेंगे, नोट्स कंप्लीट करते जाएंगे। बच्चों पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, पहला टाइप इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट आयोनाइजेबल स्पेसीज मिलता है और वो ओनली आयनिक होता है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो ये 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसका दिया गया है। कैसे आप पहचानोगे? मान लो ये 2 एग्जांपल हैं,
इसमें हमने अमोनिया को बाहर क्यों नहीं किया? क्योंकि जो आयोनाइजेबल पार्ट होगा उसी को हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं। लिगेंड अंदर होगा तो एज अ लिगेंड बिहेव करेगा, बाहर होगा तो काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होगा इसमें लिगेंड और काउंटर आयन क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में और इस कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? इसका जो लिगेंड है वो बाहर आ गया और इसका जो काउंटर आयन है वो आयोनाइजेबल पार्ट अंदर आ गया। अब देखिए अलग अलग आयन कैसे मिलेंगे। Pt NH3 होल 4 Cl2 Br2, इसको यदि वाटर में हम लोग डालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा? Pt NH3 होल 4 Cl2 और इस पे Br2 है तो बाहर हो जाएगा 2Br माइनस, जितना इधर माइनस चार्ज उतना ही इस पर प्लस चार्ज होगा। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का देखिए PtNH3 होल 4 Br2 Cl2, इसको भी जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे डालेंगे तो PtNH3 होल 4 Br2 एंड 2 प्लस 2 Cl माइनस। तो आयन देखिए जब ये आयोनाइजेबल है और आयोनाइज हो करके डिफरेंट टाइप्स का आयन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दे रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे ये क्वेश्चन ये मान लीजिए दोनों आपके सामने हैं तो इन दोनों को देखते ही आप कहेंगे कि इसमें किस तरह का आइसोमेरिज्म है, इनमें किस तरह की समावयवता है, तो कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इनके बीच होता है। ठीक है, नोट करेंगे बच्चों। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा आइसोमेरिज्म है बच्चों हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसी का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट वर्ड से आपको फील हो जाता है कि हाइड्रेट मींस क्या है, वाटर इसमें जरूर प्रेजेंट है। ठीक है, पहचानने के लिए मैं आपको बता दिया। देखिए क्या लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ सेंट्रल मेटल एटम। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इस कॉम्प्लेक्स का, तीनों के लिए सेम है। लेकिन तीनों के देखें आप जो भी इसके आइसोमर्स हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो एसोसिएट हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो डिफरेंट है। यहाँ 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। हम लोग 3 लेके नहीं बना सकते बच्चों। अगर आप लोग 3 लेके ऐसे बनाना चाहेंगे H2O का होल थ्राइस Cl3 तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा .3H2O, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये फिर आयोनाइजेबल ही नहीं है, क्योंकि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स यहां देखिए आइसोमर्स बने हुए हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं। तो ऐसा आपको बनाना होगा कि जो आयोनाइजेबल भी हो और उसमें क्रिस्टल वाटर जो होता है वो दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो वो एज अ लिगेंड भी बिहेव करता है और एक वो क्रिस्टल वाटर के फॉर्म में भी बिहेव करता है। तो इस तरीके से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एसोसिएटेड होते हैं तो उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हिंदी में इसको कहते हो जल योजन समावयवता। ठीक है, जल योजन मतलब जल का जुड़ना, और किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये आपका बच्चों सेकेंड पार्ट हो गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा पार्ट है बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म और सॉल्ट आइसोमेरिज्म के भी नाम से जाना जाता है। ये पहचानना बहुत आसान है बच्चों, क्योंकि यह आइसोमेरिज्म सिर्फ एम्बिडेंटेट लिगेंड शो करते हैं। अगर आपको एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं पता है
तो आप सेकंड लेक्चर देख सकते हैं बच्चों, उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में मैंने बताया हुआ है। ये चारों आप देख रहे हैं ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। उसमें से एग्जांपल देख लीजिए, इस कॉम्प्लेक्स में FeNH3 5SCN थायोसाइनेट है, ये 2+ चार्ज है, और इसी का जस्ट दूसरा यानी इसी का एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या हो गया, NCS, जिसका नाम होता है आइसोथायोसाइनेट। ये और ये देखिए दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, इस तरह का आइसोमेरिज्म एम्बीडेंटेड लिगेंड ही बस शो करते हैं बच्चों। इनको पहचानना बहुत आसान होता है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में साइनाइड है तो उसका जो आइसोमर्स होगा उसमें NC हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में NO2 है तो उसका जो दूसरा आइसोमर्स होगा उसमें ONO हो जाएगा। इसको नाइट्रो कहते हैं, इसको नाइट्राइटो कहते हैं। आप जानते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड ही सॉल्ट और लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और लास्ट है हमारा उप सह संयोजन समावयवता कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स हैविंग बोथ एनायन एंड कैटायन एज कॉम्प्लेक्स एंटिटी। इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी में कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, दोनों के द्वारा ये बनता है आइसोमर्स। जैसे इसको अगर कैटायन मानेंगे तो इसको एनायन मानेंगे, तभी ये दोनों क्या होंगे, कैटायन और एनायन मिलकर के ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैन इंटरचेंज पोजीशन ऑफ लिगेंड्स एज वेल एज मेटल। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स है पूरा डबल कॉम्प्लेक्स CrNH3 COCl6। इसमें ये दोनों मेटल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां मेटल क्या है बच्चों, डिफरेंट है। लिगेंड क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो दूसरा आइसोमर्स बनेगा उसमें मेटल को वही रहने दीजिए, लिगेंड को चेंज कर दीजिए, या लिगेंड को सेम रहने दीजिए, मेटल को ही चेंज कर दीजिए। तो NH3 यहां पे क्रोमियम के साथ था, यहां NH3 कोबाल्ट के साथ है, इसमें साइनाइड कोबाल्ट के साथ है, इसमें साइनाइड क्रोमियम के साथ है। तो इसी आइसोमेरिज्म को बच्चों हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चार तरह के यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों बताए गए हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वर्नर थ्योरी बता दिया और इसमें आइसोमेरिज्म बताया। और आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल होता है और स्टीरियो होता है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका 4 टाइप्स इसका होता है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस तरीके से मैंने 4 पार्ट्स को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे बच्चों, ताकि आप लोग चैप्टर जब मैं खत्म करूं तो आपका भी चैप्टर साथ में ही खत्म हो जाए। कोई डाउट हो आप लोग बिल्कुल मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल।